आप 370 कहते हैं आपके बहुत करीब कि जब आपकी खुद की बेटी ने सचिन पायलट जी से शादी की थी, सचिन पायलट जी से, वो राजस्थान के थे, तो वो कहते हैं कि 370 में आप कहते हैं कि हटाने के बाद आपकी बेटी को भी अधिकार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो नफरत का बीज बोया है, जो डोमिसाइल के नाम पर लगातार आप कहते हैं कि हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं, आप लोगों की नफरत है जो आप अंदर का बाहर का कर रहे हैं, जिससे मजदूरों की हत्या हुई है। देखिए, मैंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी हत्या नहीं की। कहाँ की हत्या? यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। मुस्लिम मेजॉरिटी के होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान के साथ किया। आपके लिए भी कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए। पाकिस्तान क्या भेज दीजिए, भाजपा के नेता लगातार कहते हैं आप। उनके बाप का है ये? क्या ये वतन उनका है? ये मेरा वतन है। मैं फैसला करता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, वो मुझे कहीं नहीं भेज सकते। वो जाए पाकिस्तान, अगर उनको पाकिस्तान से इतना प्यार है। प्रधानमंत्री उनको कोविड वॉरियर्स कहते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर पर, और उन्हीं डेली वेजेस पर आज लाठी चार्ज किया जाता है। वो कहते हैं कि ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह पैराशूट से उतर कर आए हैं। तो लगता है कि ये सही था कि आप एक तरह से कोरोना वॉरियर कह रहे हो, दूसरे से लाठी चार्ज कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपसे कहता हूँ ना, आप तो कहते ही था ना कि दिल की दूरी। दिल की दूरी तो ये भी साबित कर दे। अगर दिल की दूरी होती तो कभी लाठीचार्ज तो होता नहीं। ये नौबत ही नहीं पड़ती कि हमारे डेली वेजर्स वहाँ घर पे पहुँच जाते। आखिरकार उन लोगों को भी तो लगता है कि वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास दवाई के पैसे नहीं, उनके पास खाने के पैसे नहीं, तो करें क्या? हालत है। लेकिन रेबरी खेल है, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल जो है वो एक्वायर किए हैं, जीते हैं भारत के नाम पे, हिंदुस्तान की जर्सी पहनकर आते हैं, लगातार वो हमसे बातचीत करते और कहते हैं, वो चाहते हैं कि सदन में आप उनका मुद्दा उठाएं, क्योंकि हाल ही में आप डेली वेजर्स की बात कर चुके हैं, आप बॉर्डर बटालियन की कर चुके हैं। दे आर गेटिंग 3000 पर मंथ, लाइक 100 रुपीज़ पर डे, और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स करना और खेलो इंडिया का पूरी तरह से प्रचार करना, उसके बाद भी 3000, उनकी फाइल कभी LG के टेबल पर नहीं पहुंची है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? कोई तो होगा जिसने ये रोक दिया है। मैं तो अपनी गाड़ी में खुद तिरंगा उड़ाता था। तो कहाँ थे ये 96 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा? कहाँ थे? जरा बताए मुझे। कोई पार्टी इनमें से थी? कश्मीर में ये चल नहीं सकते थे, बम हर तरफ से चलते थे, गोलियां चलती थी, फारूक अब्दुल्ला अकेला चलता था। मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ बर्फ भी है जो पिघलने को तैयार है, लेकिन क्या सियासतदानों के दिलों में जो जमी हुई बर्फ है, प्रधानमंत्री ने उनको पिघला है? क्योंकि लगातार अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कहते हैं कि दिल्ली से दिल की दूरी तमाम नेताओं को समाप्त करनी होगी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मेरे साथ हैं, लगातार सदन में तमाम बातें करते हैं, केंद्र सरकार को कटघरे में रख रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मिलकर आए हैं प्रधानमंत्री से, दिल्ली से दिल की दूरी कितनी खत्म हुई है जम्मू कश्मीर में? देखिए, आप मुझसे क्यों पूछती हैं? आप लोगों से पूछिए। लोगों से पूछिए क्या दूरी दूर हुई है? क्या हमारी मुश्किलात कम हुए हैं? हमारे बच्चों की नौकरियां आई हैं? क्या जो इन्फ्लेशन है वो कम हुई है? आज माँ से पूछिए आप कि गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? और मुझे दिखता है कि कुछ दिनों में जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो वो कीमतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो सिलेंडर की कीमत भी बढ़ जाएगी। मुझे तो नहीं दिखता कि दूरी दूर हुई है। फिर जो बेगुनाह वो लोग हों या जर्नलिस्ट हों जो अंदर बंदी कर दिए गए हैं, उससे दूरी दूर नहीं होती है, उससे दूरी और बढ़ जाती है। लेकिन आज फारूक साहब, जिस तरह से आह्वान किया गया था डेली वेजर्स की तरफ से कि हम कूच करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का, आज उन पर लाठी चार्ज किया गया। एक तरह से प्रधानमंत्री उनको कोविड वॉरियर्स कहते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर पर, और उन्हीं डेली वेजर्स पर आज लाठी चार्ज किया जाता है। वो कहते हैं कि ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह पैराशूट से उतर कर आए हैं। तो लगता है कि ये सही था कि आप एक तरह से कोरोना वॉरियर कह रहे हो, दूसरी तरफ से लाठी चार्ज कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपसे कहता हूँ ना, आप तो कहते ही था ना कि दिल की दूरी है। दिल की दूरी तो ये भी साबित कर देता है। अगर दिल की दूरी होती तो कभी लाठीचार्ज तो होता नहीं। ये नौबत ही नहीं पड़ती कि हमारे डेली वेजर्स वहाँ घर पे पहुँच जाते। आखिरकार उन लोगों को भी तो लगता है कि वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो करें क्या? आज अगर हमारे युवा अपने आप को फांसी दे रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जिन्होंने पाला है, पोसा है, उन्हें तालीम दिलवाई है,
और वो कुछ भी नहीं कर सकते। फारूक अपनी साहब, बहन घर में बैठी हुई है, उसके हाथ मेहंदी से भर नहीं सकते। तो ये तो है। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि किसी की सैलरी मत काटिएगा, तो वही डेली वेजेस को समय पर सैलरी नहीं मिलती, यानी कि जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा है। अब मुझे नहीं पता, इसमें तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए क्या बात है, क्योंकि अफसरशाही है। आज तो अकाउंटेबिलिटी का सवाल ही नहीं है। अगर एमएलए होता है तो उसको तो उसके घर पे छापे पड़ जाएंगे लोगों के, तो घर से निकल नहीं सकेगा, और फिर उसको 5 साल के बाद फिर लोगों के पास जाना है। वो तो बात है नहीं। अफसर को तो 60 तक रहेगा, और हो सकता है उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी थोड़ी सी। ये हालत है। लेकिन रेबरी खेल है, एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल जो है वो एक्वायर किए हैं, जीते हैं भारत के नाम पे, हिंदुस्तान की जर्सी पहनकर आते हैं। लगातार वो हमसे बातचीत करते हैं और कहते हैं, वो चाहते हैं कि सदन में आप उनका मुद्दा उठाएं, क्योंकि हाल ही में आप डेली वेजेस की बात कर चुके हैं, आप बॉर्डर बटालियन की कर चुके हैं। दे आर गेटिंग 3000 पर मंथ, लाइक 100 रुपीज़ पर डे। और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स करना और खेलो इंडिया का पूरी तरह से प्रचार करना, उसके बाद भी 3000 उनकी फाइल कभी एलजी के टेबल पर नहीं पहुंची है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? कोई तो होगा जिसने ये रोक दिया है। जी, आप तो यही बात करती है ना, मगर आज देखिए और क्या मुसीबतें आ गई हैं। आज आपने गांव में घर की दीवार बनानी है, 10 जगहों पे आपने जाना है उसकी इजाज़त लेने। ज़मीन आपकी है, घर आपका है, दीवार आपकी है, जिसको आपने ठीक करना है, नहीं कर सकते। तो क्या हमने उस गरीब के लिए सहूलियत पैदा की है, उसके लिए आसानी पैदा की है, या उसके लिए दूरी पैदा की है? मुझे बताइए। मुझे तो नहीं था कोई सहूलियत पैदा की है। वो 50,000 नौकरियां कहाँ गई जिसका वादा किया गया था? कहाँ है? यहाँ तक कि आज ये हालत है कि हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बाहर से मज़दूर लाए जा रहे हैं। क्या हमारे इंजीनियर इस काबिल नहीं है कि वो छोटे काम कर सके वहाँ? क्या जो सड़कों पे टनलों पे काम हो रहा है उसके लिए मज़दूर बाहर से ला रहे हैं? क्या वहाँ के लोगों को वो नहीं है? वो कहाँ जाएंगे? आज इनने नौकरियाँ खोल दी हैं सारे हिंदुस्तान के लिए, अरे भारत के लिए यहाँ नौकरियाँ खुल गई हैं। क्या हमारे बच्चों के लिए नौकरियाँ दूसरी रियासतों में खुली हैं? हिमाचल में मिलेगा उसको नौकरी, पंजाब में मिलेगी उसको नौकरी, हरियाणा में मिलेगी। बाकी तो छोड़ दीजिए, राजस्थान में दूर नहीं जाऊँगा, मध्य प्रदेश में और दूसरी रियासतों में जो इनकी रियासतें हैं उनमें तो ये है कि 80% वहाँ के बच्चे होंगे। हमारे लिए क्या है कि सारा खोल दो। इससे तो मैं समझता हूँ कि इतना वो आग बरसेगी यहाँ पे हमारे लोगों के दिलों में, इसको फिर कंटेन करना मुश्किल होगा। इसको संभाल नहीं सकेंगे, नहीं संभलेगा। फारूक साहब, आप मज़दूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मज़दूरों की हत्या हुई थी, भाजपा ने आप पर ही आरोप लगाया था। कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो नफरत का बीज बोया है, जो डोमिसाइल के नाम पर लगातार आप कहते हैं कि हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं, आप लोगों की नफरत है जो आप अंदर का बाहर का कर रहे हैं, जिससे मज़दूरों की हत्या हुई है। देखिए, मैंने तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी हत्या नहीं की। कहाँ की हत्या? करने वाले तो ये हैं। मुझे दिखाइए। मैं 96 में आया था जबकि यहाँ आग बरसती थी, जब हर जगह गोलियाँ चलती थी। मैं वो आदमी हूँ जिसने 300 डॉक्टर जो बेकार थे, ओवरनाइट उनको नौकरियाँ दी और हर गांव में डॉक्टर पहुँचा, हकीम पहुँचा। रहबर तालीम जो हमारे स्कूल बंद थे उनको चालू किया, और ये किया कि वहीं से गांव से सेलेक्ट करो, वहीं के जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे पूछिए कि कौन तालीम दे सकता है। और साथ हमने ये किया कि ये परमानेंट हो जाएंगे 7 ईयर्स में। वो काम किया। रहबरी ये जो है ज़राअत, वो किया। हर तरीके से हमने कोशिश की कि मुश्किलों को दूर करने की कोशिश की। बगलिहार का पावर प्रोजेक्ट बनाया, हमने मज़दूर बाहर से नहीं लाए, हमने वहीं के लोग। आज देखिए रामबन के ऊपर क्या वो लोग आबाद हैं या नहीं है। ओडी का प्रोजेक्ट हुआ, ओडी के प्रोजेक्ट में जाइए, देखिए आज वहाँ के लोग जो उसमें काम करते थे उनकी हालत कितनी अच्छी हो गई है, बाहर से नहीं लाए। लेकिन जो नेता आपकी पार्टी में जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, वो किसी और पार्टी में जाकर जम्मू की बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि आप लोग सियासत बहुत खेलते थे, तो इसीलिए जो है वो उस पार्टी को छोड़ा, लेकिन अब लग रहा है कि वाकई विकास की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है।
ठीक। कितना नुकसान है फारूक साहब? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। वो यहाँ क्या कहते थे, अब वहाँ क्या कह रहे हैं, आप खुद फ़र्क कर लीजिए। कल तो उन्हों को गालियाँ मार रहे थे, मैं नहीं मार रहा, उन्हीं के फारूक ऊपर साहब, आरोप ये लगा रहे परिवर्तन थे। कैसे होता है ठीक विचारधारा ना, का? सवाल इस बात का है, मैं अब उन पे कमेंट करूँगा, ये अच्छा नहीं लगता। जनता खुद देखेगी। लेकिन आपको ये लगता है कल कि क्या बोल आप रहे में थे, कुछ आज कमी क्या बोल थी, रहे हैं, वो आप में जनता कुछ खुद कमी देखेगी। थी कि इस तरह से आज आप ही के खिलाफ बिगुल जो है बज चुका है? मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बुगल बजा रहे हैं, मुझे खुशी है। मैं नहीं कहूँगा, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। नुकसान मानते हैं, बजाओ कुछ जितना नुकसान बुगल होगा? बजा सकते हो बजाओ, मेरा वो ऊपर वाला देखने वाला है, बजाए बुगल। कुछ नुकसान हुआ है उसके बाद? नहीं, कुछ नुकसान नहीं। मेरे जब मैं हुकूमत में था, याद है नहीं, 84, आप तो पैदा भी नहीं हुई होगी। 10 साल 84 में मेरे 14 लोग गए थे, मेरी हुकूमत गिर गई। कहाँ है वो आज? कोई नाम लेने वाला है उनका? मैं आज भी जिंदा हूँ। यानी आप अकेले ही चलते और कारवा बन जाता है? बिल्कुल, देखते जाइए, बन जाएगा। कहीं ना कहीं आपको फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं जम्मू कश्मीर का, इसके पीछे क्या कारण है कि इतना प्यार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मिला कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बार बार पहुंचे? सबसे ज़्यादा अगर किसी ने राज किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, तो वो प्यार का कारण क्या था उससे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है इंसानियत, लोगों से मिलकर रहना, जुल के रहना। जी। मैं लोगों से जुड़ा रहा, हर वक्त जुड़ा रहा उनसे। आज भी मेरा टेलीफोन बंद नहीं होता है, मुझे लोग फ़ोन करते हैं, मैं उठाता हूँ। क्या हमारे अफसर उठाते हैं? क्या हमारे छोटे छोटे लोग उठाते हैं फ़ोन? इसलिए किसी को तकलीफ़ होगी, इसीलिए फ़ोन करेगा। आपको ऐसा लगता है कि जैसे लगातार ये एक प्रचार हो रहा है कश्मीर में, जम्मू में नहीं लेकिन कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप कश्मीर की राजनीति से वाकिफ़ हैं, कि प्रॉक्सी पार्टीज़ जो है यहाँ पर बनाई जा रही है ताकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक थोड़ी आसानी हो पहुँचने के लिए। तो एक तरह से एक ऐसी पार्टी है जिसका जिक्र लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या कांग्रेस करती रही है। उन्होंने ही कल तंज कसा है, मैं नाम ले लूँगी, अल्ताफ़ बुखारी। उन्होंने कहा है कि 5 सांसदों को इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि आप सत्ता की कुर्सी पर खुद के लिए बैठे हैं, लोगों के लिए नहीं। देखिए, मैं आपसे कहूँ, लोग बनाते हैं। जी। अब वो कितना ही दिल्ली से पैसा दें इन लोगों को, कितना ही इनको बनाने की कोशिश करें, अंत तो इनका आ ही जाएगा, क्योंकि लोग हैं। कब तक ये पुलिस और DC और इनकी मेहरबानियों से जीतने की कोशिश करेंगे? आज भी देखिए, जब DDC के इलेक्शन आए, उनमें क्या हुआ? इन्होंने ना खरीदे ना वो मेंबर, खरीदे ना। जो ये कहते हैं कि हमारे साथ लोग हैं, वो लोग उनके साथ नहीं है, इनके पैसे के साथ हैं। जब तक वो पैसा चलेगा वो होगा, जो वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, वो लोग जानते हैं कि इनका पैसा लो और साथ नहीं देंगे। एक बार अटल जी ने संसद में कहा था कि अगर मेरे को किसी को खरीद के अपनी सरकार बनानी है तो मैं उसको छूना भी नहीं चाहूँगा, उस नेता को छूना भी नहीं चाहूँगा, चिमटे से भी छूना नहीं चाहूँगा। सदन में ये बहुत चर्चा का विषय बना था। लेकिन आज जो एक तस्वीर अलग पेश की जा रही है, लगता है कि वाजपेयी साहब की विचारधारा से उलट है। वाजपेयी जी की विचारधारा अलग थी, अलग इंसान थे। मुझे भी जब 2002 में हार गए, मुझे भी कहा था कि ख़रीदेंगे हम और हम हुकूमत बनाएंगे, मैंने नहीं माना। मैंने कहा, आया राम गया राम की सियासत मैं नहीं लड़ने वाला हूँ, ये सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ नहीं, उसके ऊपर क्या जवाब दूंगा कि मैंने चोरी से एक सरकार बना दी है? मैं समझता हूँ ये उनका वही नतीजा होगा जो पहले हुआ है। उनका नामो निशान मिट जाएगा, वक्त पे मिट जाएगा जो ये करेंगे। एलजी साहब कहते हैं जम्मू कश्मीर बदल रहा है, पत्थरबाजी ना के बराबर है, हर तरफ तिरंगा है और तिरंगामयी हो गया है लाल चौक। तो फारूक साहब, आपके समय क्या तिरंगामयी नहीं था और क्यों नहीं? अगर नहीं था तो देख लीजिए, मैं तो अपनी गाड़ी में खुद तिरंगा उड़ाता था, तो तिरंगा नहीं था। कौन कहता तिरंगा नहीं था? हर पहाड़ पे तिरंगा था। क्या कहते हैं कि हम भारत के नहीं थे? कहाँ थे ये 96 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा? कहाँ थे? ज़रा बताएं मुझे। कोई पार्टी इनमें से थी? कश्मीर में ये चल नहीं सकते थे, बम हर तरफ से चलते थे, गोलियां चलती थी, फारूक अब्दुल्ला अकेला चलता था। और ये आपके सामने है उस वक्त की हालत। अगर मैं नहीं चलता, आज ना इनके झंडे होते, ना ये होते।
सिक्योरिटी छीन ली गई है और तमाम नेताओं से सवाल कर रहे हैं कि डर कैसा, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप जनता के समक्ष जाएंगे तो जनता थोड़ी कुछ करेगी। देखिए, ये सिक्योरिटी जो होता है, जो कहते हैं हमने हटा दी, अच्छा किया हटा दी। अब पता लगेगा ना कौन लोगों के साथ है और कौन लोगों के साथ नहीं है, अब पता लगेगा। नहीं तो वो बंदूक लेकर चल रहा है, उससे क्या वो बच जाएगा? जब कोई उसको गोली मारेगा तब तक वो जो है ना, वो जो उनके साथ बंदूक वाला, वो गाड़ी के नीचे छुप जाएगा। मेरे पास ऐसे इंसिडेंट्स है जहाँ जब उस पर हमला किया गया तो जो सिपाही उनके साथ थे बंदूक, वो गाड़ियों के नीचे छुप गए, भाग गए। मेरे वक्त में जनाब डोडा में, मैं नहीं नाम लूँगा उनका, आईजी पुलिस थे वो जनाब, वो जो नीचे है ना स्टेज, उसके नीचे छुप गए। फिर उसके बाद जब ये इंटरव्यू ऑन एयर होगा, फारूक साहब ये कहेंगे कि आप सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रहे हैं। किस पे उठा रहे? सुरक्षा बलों पर, सिक्योरिटी। नहीं, मैं सिक्योरिटी पे कौन सा पड़ रहा है, ये मैं कहता हूँ उस वक्त। ये कहेंगे बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों बहादुरी पे उठा रहा हूँ? कई लोग हैं जैसे जो बहादुर हैं, जिनने अपनी जानें दी हैं, आज भी जानें दे रहे हैं सुरक्षा बल में। वो मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे हो सकता है। फारूक साहब, आपको लगता है जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं कि पीएचडी का गठन हुआ था और ज़्यादातर हमने देखा कि आप ही वो शख्स थे जो सबको एक साथ लेकर आए थे कि चलिए लड़ते हैं अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, 370 के लिए, तो अब महबूबा जी ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आप पीडीपी को नहीं पसंद करते, मत वोट दीजिए, लेकिन आप पीएचडी को दीजिए ताकि हम मजबूत हो सके। आने वाले समय में मानते हैं कि डीडीसी चुनाव की तरह विधानसभा में भी पीएचडी एक साथ लड़ेगा या अलग अलग पार्टी से लड़ेगी? देखिए, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम लोग उस वक्त, अब आएगा वक्त, उस वक्त बात करेंगे सबसे और सबसे कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ताकत तो तब बनती है ना कि जब सब हम लोग इकट्ठे रहें। जी। आज भी जिस तरह भारत में सारी पार्टी जितनी हैं कोशिश कर रहे हैं कि 24 में जब इलेक्शन आएंगे उसमें गठबंधन हो, सब इकट्ठे चलें, उसकी कोशिश हो रही है। यहाँ भी हम करेंगे। जीत की कितनी आपको यहाँ पर उम्मीद है? जम्मू कश्मीर की जनता देखिए, मैं कितना आपसे प्यार बताऊं, करेगी? जीत और हार उस तक है। हमारी तो सिर्फ कोशिश है। अगर लोगों को ये पता लगेगा कि हाँ ये लोग हमारे लिए कुछ अच्छी कर सकते हैं, वो वोट डालेंगे। 370 दिल के करीब है। वो कब नहीं था? हम जब चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहते थे कि तुम्हारा सब कुछ जाएगा, आज जम्मू वाले देख रहे हैं, उनकी नौकरियां गई, उनकी ज़मीनें गई, उनकी पहचान गई। कहाँ रहा डोगरा? कहाँ रहा जम्मू जम्मू जम्मू? कहाँ रहा? वो तो चले गए बीजेपी में। जम्मू नहीं, मैं कहता हूँ कहाँ गया? पूछिए उनसे, कहाँ है? उसे पहचान थी। हम भारत से अलग नहीं थे, हम भारत का मजबूत अंग थे। हमने भारत के लिए और अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 1500 तो मेरे मिनिस्टर से लेकर कारकुन तक मारे गए, मगर हमने झंडा नीचे नहीं गिरने दिया, खड़े रहे। लेकिन आप पर आरोप लगते हैं कि आप जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं चाहते हैं। लगातार भाजपा कहती है कि एक ही भारत है, इसमें पुल की क्या बात कीजिए, सभी एक साथ ही चलेंगे। देखिए, ये तो ये बात कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर की रियासत मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, पाकिस्तान जा सकती थी। उस वक्त वही था ना, फैसला यही था कि अगर बादशाह हिंदू है और पॉपुलेशन मुस्लिम है मेजॉरिटी, तो इज़ नॉट, उसका मान्य माना जाएगा। जिस तरह जूनागढ़ में हुआ, जूनागढ़ का जो नवाब था वो जाता पाकिस्तान जाना चाहता था, मगर पॉपुलेशन हिंदू थी, नहीं जा सकता। इसी तरह हैदराबाद था, हैदराबाद निज़ाम जो था वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, नहीं गया क्योंकि वहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी, यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी। मुस्लिम मेजॉरिटी के होने के बावजूद भी ये हिंदुस्तान के साथ गया। आपके लिए भी कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए। पाकिस्तान क्या भेज दीजिए, भाजपा के नेता लगातार कहते हैं आपके। उनके बाप का है ये? क्या ये वतन उनका है? ये मेरा वतन है। मैं फैसला करता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, वो मुझे कहीं नहीं भेज सकते। वो जाएं पाकिस्तान, अगर उनको पाकिस्तान से इतना प्यार है, जाएं। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी, बहुत समय ले लिया मैंने आपका।
एक निजी हमला है फारूक साहब, हमेशा एक निजी हमला आपके परिवार पर किया जाता है। मैं जिक्र करना चाहूँगी, आप 370 कहते हैं, आपके बहुत करीब है, लेकिन भाजपा के नेता हों, महिला नेता हों, एक सवाल करते हैं हमेशा, कहते हैं फारूक साहब से ज़रूर पूछेगा कि जब आपकी खुद की बेटी ने सचिन पायलट जी से शादी की थी, सचिन पायलट जी से, वो राजस्थान के थे, तो वो कहते हैं कि 370 ने आपकी बेटी को भी अधिकार दिए हैं। देखिए, जो 370 के अधिकार थे उसमें बेटी का अधिकार था, ये नहीं था। वही तो, यही तो प्रोपेगेंडा गलत करते हैं। ये कहते हैं कि हटाने जो के भी बाद लड़की यहाँ से, ये मेरा नहीं था, जी। महाराजा हरि सिंह के वक्त से था, 1927 से ये कानून था कि यहाँ पे डाइल्यूशन ना हो जाए। जो लड़की गई, हम लोगों ने वो कानून लाया जी। जिसमें उसको अधिकार मिला। यहाँ पे आपको याद नहीं होगा, नसरुल्लाह साहब जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी बेटी का मसला भी था, ये सब बहुतों का मसला था। उसमें उनको अधिकार दिया गया, कानूनन अधिकार दिया गया। ये लोगों को झूठ बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 370 हटने के बाद फारूक साहब की बेटी को अधिकार मिला, तमाम जो विरासत थी उसमें उनका नाम आया उनके पति के लिए, क्योंकि इस समय कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो भी महिला बाहरी व्यक्ति से शादी करती है तो डोमिसाइल के साथ साथ वो डोमिसाइल होल्डर हो जाता है। तो निजी हमला है सीधा आप पर। कहाँ है डोमिसाइल आज तो डोमिसाइल ही नहीं है, आज तो डोमिसाइल ही ख़त्म हो गया है। अब तो आपने सारे भारत के लिए खोल दिया है। यहाँ का बच्चा और बच्ची कहाँ जाएंगे? क्या मध्य प्रदेश में 80% रिजर्वेशन नहीं रखी है लोकलों के लिए? कानून पास किया, हमारे लिए सब कुछ खुला है। ये क्या है? इसका जवाब दें वो बीजेपी वाले। देखिए, शुक्रिया। साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम प्रश्न जो हैं इनसे पूछे गए और जवाब आपके समक्ष है कि मैं इंसानियत की बात आगे लेकर चलता हूं। मेरे लिए चुनाव जो है आते जाते रहते हैं। सत्ता की कुर्सी पर डॉक्टर फारूक साहब सबसे ज़्यादा काबिज होने वाले जम्मू कश्मीर के नेता हैं, जिनको भारत में भी एक दर्जा मिला है और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। आप यूँ हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं द न्यूज़ नॉ लाइव जम्मू से।